क्या सचिन पायलट अब आप लोगों के लिए डिस्पेंसिबल हो गए? अंजना जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरी मेहनत उन्होंने की। राजस्थान में हम चुनाव जब जीते उससे पहले आप आई थी राजस्थान, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कई बार चर्चा भी की थी, बड़ी अच्छी मेहनत की। हमारे लिए इस तरह नहीं होता कि अडवाणी जी डिस्पेंसिबल हो गए, मुरली मनोहर जी डिस्पेंसिबल हो गए, जिन्होंने इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 2 से 120 पे ले गए, उन सबको घर बैठा दिया और सिर्फ एक बंगला देने में खुश हो गए। आपको बंगला दे रखा है, वहीं चुप रहो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई डिस्पेंसिबल नहीं है शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारे यहाँ हर वर्कर, हर लीडर, उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, और वो कांग्रेस की पहचान ही उन्हीं लोगों से है। तो हम उनको डिस्पेंसिबल कह दें, ये मानसिकता हमारी नहीं हो सकती। ये मानसिकता मृत संगठनों की होती है, जिनमें जान नहीं होती, पवन जी का शासन चलता है, सिर्फ वहां ये फेयर होकर बात करनी चाहिए। सचिन पायलट के ग्रीवांस में एक ईमानदारी थी। अगर एक उप मुख्यमंत्री को 124 से 120 बी के तहत एसओजी नोटिस भेज दे तो वो क्या समझे, जबकि गृह मंत्री अशोक गहलोत है, पहले से डिफरेंसेस है। क्या आरोप उन पर लगाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो इतने नाराज हुए? उनका कहना था यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनसे नहीं मिल रहा था। और ये जो आपने अलग होने की बात की है, इसमें एक दिलचस्प तस्वीर जो हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो पहले भी छोड़कर गए हैं गुस्से में। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए। एनसीपी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, शरद पवार ने, ऐसे ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, ऐसे जगन मोहन रेड्डी को आप देखिए, ये सब सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। इसलिए अगर स्थानीय नेतृत्व कोई है जिसके पास एक ईमानदार शिकायत है, उसकी क्यों अनदेखी इतने दिनों तक हुई कि जब तक वो अड़ नहीं गए, आप लोग एक्शन में नहीं आए? अंजना जी आ रही हूं संबित जी, एक छोटा से जवाब के बाद। हर राज्य में कांग्रेस के पास नेतृत्व क्षमता वाले लोग एक से अधिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसमें मैं इसको संबित जी की तरह दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, मोदी जी तो उसको दुर्भाग्य मान लेते हैं। देखा था हमने कि कैसे गुजरात के बाकी नेताओं का काम तमाम हो गया था। हमारे यहाँ इस तरह की मानसिकता हम नहीं रखते। सबका स्थान है, सबका महत्व है, सबकी उपयोगिता है, और कई बार ये होता है कि एक दो से भी ज्यादा 3 ऐसे काबिल व्यक्ति होते हैं जो शीर्ष स्तर पे पहुंच सके एक राज्य में, वो होता है। मतभेद भी जायज है, होते हैं, कई लोगों के मन में मतभेद होते हैं। मतभेद को दूर करने की एक प्रक्रिया होती है। अब वो प्रक्रिया हर पार्टी की अपनी होती है। मैं संबित जी की पार्टी की प्रक्रिया पे नहीं टिप्पणी करूंगा। हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारे ऑब्जर्वर गए हुए हैं, बात कर रहे हैं, हर विधायक से बात हो रही है, पहली बार नहीं, कई बार पिछले हफ्ते भी हुई थी जब राज्यसभा इलेक्शन में इन लोगों ने, संबित जी ने प्रयास किए थे कुछ ऊंच नीच करने के, तब भी ये किया गया था, ऐसा नहीं है। तो जिसके जैसे मतभेद हैं उनको दूर करने की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा बात बची है। सिर्फ इतनी बात है कि संबित जी को बड़ा सूट करता है कि अब उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, न चीन पर फोकस होगा, न कोविड पर होगा, चलो थोड़े दिन राजस्थान की बात कर लें। लेकिन संबित जी आपकी अच्छा, आप ये चाह रहे हैं पवन जी, एक सेकंड सर, फिर यही देखिए, पिछली बार भी आपसे बेवजह की बहस हुई थी। जिस दिन आपके विधायक दल की बैठक हो, विधायकों को बुलाकर, एक सेकंड सर, व्हिप जारी करके उन्हें इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश हो कि हमारी सरकार सुरक्षित है, उस दिन आप चाहते हैं कि हम ब्लैकआउट कर दें, राजस्थान की खबर ना दिखाएं। तो इसको हेडलाइन मैनेजमेंट का नाम क्यों दे रहे हैं आप पर मत लीजिए, आपकी बात ही नहीं हो रही। इसको हेडलाइन मैनेजमेंट आप थोड़े करती हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट जो करते हैं वो समझ गए हैं, आप मत अपने ऊपर लीजिए। नहीं, अपने ऊपर या किसी के ऊपर बात नहीं है। नहीं, आप अपने पर तो लीजिए ही मत ना, मेरे को स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं रहना चाहिए। संबित पात्रा समझा देता हूं, संबित पात्रा, मैं लौट रही हूँ आपको। संबित पात्रा जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग सचिन पायलट से संपर्क में हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी के अध्यक्ष और जो पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी उम्मीद तो लगाए बैठे हैं ना सर कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएं राजस्थान। कोई बात नहीं, अगर बात होगी तो देखिए, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब आपके सामने ही होगा जो भी होगा। हम तो चाहते हैं कि कैमरे के सामने ही लोकतंत्र चले, हम छुपेंगे नहीं। मगर मैं आपको उत्तर देता हूं, बहुत समय तक मैंने अपने भाई पवन खेरा जी को सुना है, बार बार इन्होंने शाखा 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 कहा, तो शाखा से मुझे याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए जरा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, यही देख रहे हैं, ये गुलिस्ता, अंजाम गुलिस्ता, जिसको कभी गुलिस्ता ये कहते थे, और पिक्चर बाकी है, आज आपका शीर्षक है
पिक्चर बाकी नहीं है अंजना जी, पिक्चर खत्म हो चुका है। और पिक्चर का नाम था कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान। कांग्रेस वीरान बनी रेगिस्तान, यह पिक्चर का नाम था। पिक्चर समाप्त हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारी घर में सफाई चल रही थी, मतलब आपका घर गंदा था। ये तो आप पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी का माना है कि हमारा घर गंदा था, घर की सफाई चल रही थी और घर के सारे सामानों को बाहर रखा था तो चोर आ गए हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं, डाकुओं के घर में कोई डाका नहीं डालता है। और बताइए, ये बोल रहे सारा सामान बाहर रखा था, ये एमएलए और ये सब कुछ सामान है, ये सामान लाके इन्होंने सड़कों पे रखा था सजा सजा के। मतलब और सफाई कौन कर रहा है? जो गंदगी है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, जिनको लेकर सारी लड़ाई हो रही है वो तीनों सफाई कर रहे हैं, बाकी सब सामान को लाके अपनी सड़क पे रखा है और बाकी लोग उसे लूट ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।